पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए, पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर वृहद एवं सूक्ष्म तत्वों में वर्गीकृत किया गया, जो कि देखिए अपन ने वृहद और सूक्ष्म तत्व दोनों देखे हैं। वृहद देखिए कौन कौन से हैं, NPK, एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, फिर कैल्शियम भी आता है, और इसमें देखिए अन्य जो तत्व में वृहद आते हैं वो कुछ सूक्ष्म तत्व, क्योंकि उसने अपने पिछले पेज पर अपन ने देखा है। वैज्ञानिक लुमीश व सूल के अनुसार जिन तत्वों की पौधों को 1 ppm अथवा इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो वृहद पोषक तत्व। देखिए साइंटिस्ट आते हैं लुमीश, देखिए लुमीश और सूल दोनों, ये देखिए साइंटिस्ट, इनके अकॉर्डिंग जो परिभाषा है वो क्या बताई गई है कि अगर 1 ppm, क्या बताया गया है आपको, 1 ppm मतलब देखिए भाग प्रति 10 लाख, है ना। इतने से अगर आपको अधिक मात्रा में क्वांटिटी मिल रही है तो वो क्या हो गया, वो होगी वृहद पोषक तत्व। वो कौन से तत्व होंगे, वृहद पोषक तत्व। तब जिनके पौधों को 1 से कम ppm की मात्रा में आवश्यकता होती है तो वो सूक्ष्म तत्व कहलाता है। देखिए बेटा, आपको क्या बताया, सूक्ष्म तत्व मतलब जो 1 ppm से भी अगर कम मिल रहा है, इनसे अगर कम मिल रहा है, जो नीचे की साइड में एरो है वो आपको कम दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड में एरो तो वो ज़्यादा दिखा है। तो देखिए ऊपर है तो देखिए वो वृहद तत्व होंगे, और पहले पता चल गया कि कौन कौन से हैं अपन को गौण। और देखिए इसमें गौण पोषक तत्व कौन कौन से, वृहद पोषक मुख्य पोषक तत्व NPK होता है, और फिर अपन ने गौण पोषक तत्व देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। फिर देखिए अब वो पेज पर देखते हैं अपन, तो उसमें देखिए द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि जो ये मुख्य पोषक तत्वों से कम माने जाते हैं, इसीलिए क्या है द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व देखो, लोहा, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, निकल आदि। तो देखिए लोहा का सिंबल क्या होता है बेटा, प्रतीक क्या बताते हैं, Fe। मैंगनीज के लिए आता है आपका Mn, कॉपर Cu, जिंक Zn, बोरोन B, मॉलिब्डेनम Mu, फिर आता है क्लोरीन Cl, निकल Ni। ये देखिए केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। लोहा है, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखो अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व देखो, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम, गैलेनियम। तो देखो ये आपको याद करना पड़ेगा अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। अति सूक्ष्म पोषक तत्व देखिए सोडियम के लिए आता है आपका Na, देखना Na, तो आप राइट कर सकते हैं। वेनेडियम, सिलिकॉन के लिए Si होता है, रुबिडियम Rb होता है, सेलेनियम Se होता है बेटा, गैलेनियम Ge होता है। नेक्स्ट देखो गैलेनियम, नेक्स्ट देखना उसके आगे कि लाभदायक तत्व की श्रेणी में कौन कौन सा है। लाभदायक तत्व कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकेल, क्रोमियम और आर्सेनिक। तो लाभदायक तत्व की श्रेणी में एल्यूमिनियम आता है आपका, एल्यूमिनियम लाभदायक में क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। आयोडीन के लिए आई होता है, सेलेनियम आप देखिए Fe जो कि आपका इसमें अति सूक्ष्म पोषक तत्वों में, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम Sr होता है, निकिल का आपको होता है क्रोमियम और
आर्सेनिक AS, क्रोमियम Cr होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पौधों में तत्वों के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण देखो कैसे। आधारीय तत्व जो पादप संरचना का आधार है तथा पौधे की लगभग 95% भाग का निर्माण करता है। मतलब देखिए, आधारीय वर्गीकरण बताएं तो आधारीय तत्व मतलब पादप संरचना का आधार है और ये पौधे की लगभग 95% भाग का निर्माण करता है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आधारीय तत्व किसको मानते हो आप? CHO को। आधारीय तत्व आप याद रखिए CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वृहद पोषक तत्वों में आपने देखा ना, जिस तरीके से आपको याद था NPK, वैसे ही आधारीय तत्वों में आपको CHO ध्यान रखना। संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक। संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक देखिए, तत्व जो पौधों की संरचना व ऊर्जा संग्रह तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं। वही ऊर्जा नियामक तत्व कौन से होंगे? जो संरचना, ऊर्जा संग्रह तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक। तो संरचनात्मक ऊर्जा नियामक किसकी कैटेगरी में आएंगे? आपको पता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक। इसमें क्या क्या बताएंगे आप? नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक। ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, नियंत्रक व वाहक तत्व। नियंत्रक व वाहक तत्व जो पौधों की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं तथा आयन वाहक का कार्य करते हैं। जैसे आपके कौन कौन सा आएंगे? उदाहरण कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। भाई ये नियंत्रक मतलब उपापचयी क्रियाओं पे क्या करते हैं? नियंत्रण। और साथ में हम बता सकते हैं कि आयन वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है आदि। नेक्स्ट देखना, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व जो पौधों में उपापचयी क्रियाओं में संलिप्त एंजाइमों का उत्प्रेरण करते हैं। मतलब एंजाइमों को उत्प्रेरण करने वाले तत्व कौन से हैं? कि जो उपापचयी क्रियाओं में संलिप्त एंजाइमों का उत्प्रेरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का परिवहन का कार्य भी करता है। जैसे मतलब देखिए, लोहा है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है तथा नाइट्रोजन। भाई एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से हैं? संलिप्त मतलब ये उपापचयी क्रियाओं में संलिप्त एंजाइमों का उत्प्रेरण करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का परिवहन कार्य भी करता है। जैसे आप बता सकते हैं लोहा, भाई उत्प्रेरित करते हैं उनको कार्य के लिए, मतलब उत्प्रेरित करता है। जो कौन से हैं ऐसे जो उत्प्रेरित करता है? तो उसमें देखिए आपका कौन कौन सा आएगा? लोहा, मैंगनीज Mn, जिंक Zn, कॉपर Cu, बोरोन B, मोलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl, नाइट्रोजन N। ये तत्व है। देखना, नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। गतिशीलता के आधार पर आपको वर्गीकरण बताना है। कौन सा होगा? अत्यधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, अल्प गतिशील। कौन सा होगा? अत्यधिक गतिशील भी होता है और गति मध्यम और अल्प। और अत्यधिक गतिशील में उदाहरण देखें तो किसका है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखना, मध्यम गतिशील जिंक, मैग्नीशियम। अल्प गतिशील में आता है आपका गंधक और लोहा। हाँ नेक्स्ट,
अब देखना, इसमें देखिए अन्य वर्गीकरण तो तीनों बता दिया आपने। फिर इसमें देखिए अचल गतिशील कौन सा। अचल गतिशील की कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम और बोरॉन। अन्य वर्गीकरण, धातु और अधातु के आधार पर पोषक तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत करता है कि देखिए जैसे धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज। अधातु, भाई धातु तो आप जानते हैं, अधातु नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अधातु की श्रेणी में आता है। पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध। देखिए अभाव, पौधों में पोषक तत्व की मात्रा इतनी कम होती है कि उस तत्व के अभाव के लक्षण पौधे पे दिखाई देते हैं, जैसे पैदावार घट जाती है और अत्यधिक अभाव हो जाएगी तो पौधा मर जाता है। भाई अभाव, आप तो डिफिशिएंसी तो जानते हैं कि क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में क्या होता है कि पौधे की पैदावार घट जाती है। नेक्स्ट, क्रांतिक स्तर, यह तत्व का पौधे में वो स्तर होता है जिस पर उस तत्व के प्रति पौधा वृद्धि और विकास करता। उक्त तत्व की आपूर्ति करने पर पौधे की रुकी हुई वृद्धि पुनः होने लगती है और ये तत्व के अभाव व पर्याप्त मात्रा की मध्य की अवस्था है। क्रांतिक स्तर देखो किसको बोलोगे कि तत्व का वो स्तर जिसमें दे तत्व के प्रति वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है। तो देखना, वृद्धि एवं विकास होता है। तो देखिए कैसे, उसकी आपूर्ति करने के लिए पुनः वृद्धि हो जाने लगी तो अभाव व पर्याप्त मात्रा की मध्य की अवस्था। भाई क्रांतिक स्तर की संख्या, एक चीज़ तो देखिए इसमें जो तत्व हैं उनकी कमी मिल जाए, कमी मतलब ये मिले ही नहीं, भाई ये 3 तत्व थे उनमें से एक नहीं मिला, एक कमी। दूसरी बात पर्याप्त मात्रा की, यहाँ पे क्या है कि अब सोइल में सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं पर्याप्त मात्रा, और ये जो बीज की जो अवस्था है, ये बीज वाली अवस्था ही अपन बोलेंगे क्रांतिक स्तर। क्या बोलेंगे, क्रांतिक स्तर। ये है आपकी क्रांतिक स्तर। आइए समझ में कि इसमें पर्याप्त मात्रा और कमी के बीच में, दोनों के बीच में मिल रही अवस्था वो है क्रांतिक स्तर। अब आता है पर्याप्त स्तर। इस स्तर पर पोषक तत्व देने से पादप वृद्धि कोई खास नहीं होती है, बल्कि पौधे में तत्व का सांद्रण बढ़ जाता है। भाई पौधे में वृद्धि कोई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन तत्व का सांद्रण बढ़ जाता है। विषैला स्तर, इस स्तर पर पोषक तत्व का सांद्रण इतना बढ़ जाता है कि पौधों को हानि पहुंचाता है तथा पादप उपज को घटने लगता है और पौधा मर जाता है और असंतुलन, मतलब सांद्रण इतना बढ़ जाएगा, ज़्यादा विषैला स्तर देने लगेगा। भाई इसमें जो उपज है, भाई इसमें रूट्स को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका सांद्रण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इफेक्ट गलत तरीके से होगा कि वो फसल चौपट हो जाएगी, जिसके कारण असंतुलन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत कैसे, देखिए आपको चित्र में दिखाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना। भाई ये साइकिल आपको चल रही है, आपने देखा होगा, उसमें देखिए बाय प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स आपने, ये देखो ये ग्रीन प्लांट्स है, आपके एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, देखिए जो भी ये कृषि यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देखिए गौर कीजिए कि ये क्रॉप ग्रो हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिकैइंग मैटर, मतलब इसमें पोषक तत्व मिल रहे हैं, किसके द्वारा मिले, इन एनिमल्स के द्वारा, जंतुओं के द्वारा ये डीके मैटर आपका मिल रहा है। फिर इनको कंपोस्ट का रूप बनाया गया, तब इनको दी गई तो क्रॉप ग्रो होती है। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में ह्यूमन बॉडी का देखिए यहाँ पे रोल है, और ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो यहाँ पे देखिए जो मकान बने हुए हैं, ये आपको क्लाउड्स के थ्रू जो बारिश मिल रही है उसको वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे क्या होती है कि वीट के प्लांट्स ये देखिए ग्रो हो रहे हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीके मैटर में छोड़ रखे हैं।
जिसके कारण प्लांट मतलब एक दूसरे पे आधार पे डिपेंड है, बात यही है। तो देखना नेक्स्ट आता है कि मृदा में निम्नलिखित स्रोतों द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। स्रोत देखो कौन से, खाद्य एवं उर्वरकों द्वारा खेत में कार्बनिक खाद और रासायनिक खाद देने पर पोषक तत्व मृदा में पहुंचते रहते हैं। भाई अगर खेत में कार्बनिक खाद और रासायनिक खाद देंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे बेटा, मृदा में पहुंचे। गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और म्यूरेट ऑफ पोटास। तो देखना क्या बताया गया है कि ये खाद, तो खाद से गोबर की खाद, उसमें खाद के लिए किसके लिए, गोबर की खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। अब जो उर्वरक हैं वो हैं यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और म्यूरेट ऑफ पोटास। ये है उर्वरक। फसल के अवशेषों से पौधों की वानस्पतिक अवशेष, पत्तियां, तना, जड़ के सड़ने से मिट्टी में पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। बिल्कुल अवशेषों से भी क्या बनती है, खाद बनती है। मृदा सुधारकों द्वारा मृदा को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारकों का प्रयोग किया जाता है। कौन से होते हैं, जो कि पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। जैसे मृदा सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम, पायराइट, चूना, चौस्प, जिप्सम, गंधक आदि। बिल्कुल इनका प्रयोग किया जाता है। देखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिप्सम, पायराइट, चूना, फास्फो, जिप्सम और गंधक। आपसे पूछे मृदा सुधारक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे जिप्सम, पायराइट, चूना, फास्फो, जिप्सम और गंधक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्षा द्वारा। क्या है, वर्षा द्वारा। वर्षा द्वारा देखिए क्या बताएंगे आप। वर्षा के समय बादल के गर्जन व तड़कन से वायुमंडल के बहुत सी नाइट्रोजन पानी में घुलकर मृदा में चली जाती है। भाई मृदा में जाएगी तो कैसे जाएगी कि H2 प्लस NO2 घुल जाती है, तो कैसे बनेगी, H2NO3 बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है उसमें। दलहनी फसलों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, देखो उसके लिए जानिए आप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। दलहनी फसल मतलब जो पल्सेज अब दाल वगैरह ये बोलते हैं उसकी बात है, उसकी गांठ में क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी ग्रंथियाँ, नोड्यूल्स बोल सकते हैं। इनमें उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में नत्रजन लेकर ग्रंथियों में स्थापित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन यौगिकीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन लेकर के कहाँ करते हैं, ग्रंथियों में, लगाते हैं। बिल्कुल, तो जिसके कारण क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। इसमें जीवाणु रहते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। SSGB जीवाणु कि मतलब इसमें देखिए मृदा में उपस्थित एजेटोबैक्टर। देखिए बेटा आप अच्छे तरीके से याद करिए कि इसमें कौन कौन से हैं, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम SSGB जीवाणु। मतलब ये एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम क्या है, असहजीवी जीवाणु। कैसा है, असहजीवी जीवाणु। देखना कैसे। तो ये देखिए क्या करते हैं, नत्रजन भूमि में यौगिकीकरण करते हैं। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व स्रोत निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखो आपको ये दिखा दिया था पहले ऑलरेडी मैंने, ठीक है। सहजीवी जीवाणु द्वारा, असहजीवी द्वारा, और ये आपका डायग्राम दिख रहा है।